एचसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो हम मॉर्निंग में यानी सुबह जब भी उठते हैं तो हर किसी का एक अलग अलग मकसद होता है जिसके लिए हम उठते हैं और उस काम के लिए लगते हैं। और ऐसे ही जब हम कोई भी काम के पीछे लगते हैं और वो काम कंप्लीट करते हैं तो इम्पोर्टेंट रहता है एनर्जी ड्रिंक जो हमें चाहिए रहता है कि उस मकसद के लिए उसके लिए हम उसी जोश से काम करते रहे। और ऐसे अगर देखा जाए तो भारत का नंबर वन एनर्जी ड्रिंक जिसको हम बोलते हैं वो है चाय। चाय एक ऐसी चीज है कि सुबह उठने के बाद में, काम करने से पहले, काम के बीच में या काम होने के बाद में हम हमेशा वो चाय पीना सेलिब्रेट करते हैं। और यही एनर्जी ड्रिंक को किस तरीके से हम अपने लोगों तक लेके जाते हैं, कैसे उसका एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो सकता है, इसकी आज हम कहानी सुनने वाले हैं। तो स्पेशली हमारे पूरे समाज में एस्टेब्लिश था, वहाँ पे एसी है, लोग बैठते हैं, 2-3 घंटा बिताते हैं और वो 100 रुपए 200 रुपए का कॉफी पीते हैं। लेकिन जो कॉमन मैन है उनको अगर चाय पीना है तो ना वो इतना टाइम स्पेंड कर पाएंगे और ना ही इतना पैसा। तो जब चाय में ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है तो ये सभी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं कि चाय में भी उस तरीके के आउटलेट्स बनाए गए जिस तरीके से, जहाँ पे एसी है, बहुत अच्छा स्पेस है, क्लीनलीनेस है, यूनिफॉर्मिटी है और वहाँ पे जो है आप 100 रुपए का भी आपको चाय मिलेगा। लेकिन कॉमन मैन जब हम ये सोचते हैं तो इस चीज में इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए रहता है चाय के टेस्ट का। मोस्ट स्पेसिफिकली हमें वो मशीन का नहीं, लेकिन कोई इंसान अगर वो अपने हाथ से स्पेसिफिकली यूनिफॉर्मिटी लाता है तो वो हमें और बेहतर लगता है। और ये सबसे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ये रहता है कि वो हमें इजीली यानी पब्लिक प्लेस पे मिले और उससे भी बेटर कि वो उस कॉस्ट में मिले जिस कॉस्ट में हम उसको उतना टाइम दे सके। तो जो आज का जो चाय की जो कहानी है वो है, और जो ब्रांड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है येवले अमृततुल्य। तो येवले अमृततुल्य चाय का ब्रांड एस्टेब्लिश कैसे हुआ और वो कैसे उन्होंने स्पेसिफिकली चाय में अपनी जो पोजीशन है वो एस्टेब्लिश किया, हम उसकी आज कहानी सुनेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो येवले अमृततुल्य ब्रांड है ये भारत का सबसे ज्यादा रेप्लिकेट होने वाला है, यानी फास्टेस्ट रेप्लिकेशन और उसके साथ में फास्टेस्ट डुप्लीकेशन वाला ब्रांड है। यानी इसके जैसे बहुत सारे ब्रांड्स अभी आपको हर एक गली में, हर एक सेशन के पास में मिलेंगे। नंबर टू, इसका टेस्ट का यूनिफॉर्मिटी है वो आपको हर जगह पे मिलेगा एंड दैट इज बीइंग मेड बाय अ पर्सन। नंबर थ्री, जो आपको ये चाय है वो सिर्फ 10 रुपए में ही मिलेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको वो जो स्पेस है वो क्लीन और पर्टिकुलरली एक डिफाइंड एरिया रहेगा जहाँ पे ये चाय मिलेगा। तो भी चलिए ये ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट की कहानी हम सुनते हैं। इसके जो फाउंडर थे वो थे दशरथ येवले, जो कि नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि पुणे के पास में एक गांव जहाँ पे वो रहते थे, लेकिन सिर्फ खेती से उनका जो गुजारा है वो नहीं होता था, इसके लिए उनको शहर की तरफ आना पड़ा। शहर में आने के बाद में उन्होंने इनिशियली जैसे ही एक चाय का दुकान रहता है उस चाय के दुकान में उन्होंने एज ए हेल्पर काम किया। लेकिन जब वो एज ए हेल्पर यहाँ पे काम करते थे तो उनका जो इंटरेस्ट था वो इस चीज में था कि किस चाय एक टेस्ट एस्टेब्लिश कर सके और किस तरीके से चाय को हम और बेहतर एंड बेहतर बना सके। उन्होंने अपना ये इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू रखा और उन्होंने जो चाय में है वो एक अलग तरीका का टेस्ट जो है वो डेवलप किया। इसको ही देखते उनको ऐसा लगा कि मेरा खुद का दुकान होना चाहिए, एक चाय का मैं खुद का अपना आउटलेट शुरू करूंगा। लेकिन जब उनको ये दिमाग में आया तो ऑब्वियसली उसके लिए पैसा लग रहा था। उन्होंने पैसे भी इधर उधर से कैसे जमा किए, अपने कुछ गहने हैं वो भी गिरवी रखे और खुद का एक चाय का दुकान शुरू किया। धीरे धीरे वो चाय जो है वो बहुत फेमस हो गया। पूरे पुणे में वो एस्टेब्लिश हो गया। पुणे में दूर दूर से, कॉर्नर से लोग सिर्फ वो चाय टेस्ट करने के लिए उनके पास में आते थे। सब अच्छे तरीके से उनका शुरू था। इसमें अचानक उनका जो है वो मृत्यु हो गया और उसके बाद में उनका जो चाय और वो दुकान है वो जो है वो उस तरीके से उसको डेवलप नहीं किया गया जिस तरीके से उनको चाहिए था। उनके जो बेटे थे यानी नवनाथ येवले, तो वो बहुत सारे बिजनेसेस उन्होंने अपने लाइफ में ट्राई किए थे, लेकिन उन्होंने कभी इसकी तरफ नहीं देखा।
बट देन उन्होंने जब बाकी के बिजनेस किए और उसमें उनको उतना जो सक्सेस था वो नहीं आया, बिकॉज उनका कहीं भी प्रोडक्ट जो था वो ओरिजिनल नहीं था। तो जब ऐसे ही डिस्कशन में उनको पता चला कि उनके पिताजी की जो चाय थी वो इतनी फेमस थी कि उसको पीने के लिए पुणे में से बहुत दूर से लोग आते थे, उन्होंने ये सोचा क्यों मैं इसको ही एस्टेब्लिश बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश की करूं। तो इसीलिए उन्होंने वो चाय पे रिसर्च किया। 2-3 महीने के बाद में उन्होंने एक यूनिफॉर्म टेस्ट वाला चाय डिफाइन किया। और जब वो चाय का इनको आउटलेट डालना था, जब वो रेंट के लिए एक दुकान के जो ओनर थे उनके पास में गया और उन्होंने उसको ओनर ने उनको कहा कि ये जो रेंट था वो 1 से 1.5 लाख रुपए का रहेगा। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो उन्होंने बोला कि चाय है। और उन्होंने जब उनसे ये पूछा कि ये चाय कितने रुपए का रहेगा जो आप लोगों दोगे, तो उन्होंने बोला 10 रुपए। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन उनको ये कहा कि कैसे ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ 10 रुपए के चाय से ये आप रेंट भी भर पाओगे। लेकिन उनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा था और उनको पता था कि मुझे मेरे लोगों को उसी कीमत में वही बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। जर्नी वहां से शुरू की और आज महाराष्ट्र से बाहर भी इनके 350 से ज्यादा आउटलेट है। हर एक आउटलेट पे दिन का 15,000 से ज्यादा कप वो चाय बेचते हैं। हर जगह पे 15 से 20 लोग काम करते हैं और जिसका जो टर्नओवर है वो साल का 15 से 20 लाख तक जाता है। इस तरीके से उन्होंने एक ब्रांड का एस्टेब्लिशमेंट किया। ऐसे ही कुछ कहानी हमारे एमसीएल ब्रांड के अंदर लिखने वाले हैं हम सभी लोग। और जब एमसीएल की बारी आती है, जब हम एमसीएल के बारे में कहानी की सुनते हैं कि किस तरीके से हम ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट करने वाले हैं, तो इसी चीज को अभी आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे इंसान को, शख्स को बुलाना चाहूंगी कि जिनके दिमाग में ये जो एमसीएल को ब्रांड बनाने का जो ब्लूप्रिंट है वो एग्जैक्टली क्लियर है। ऐसे ही हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, इस दुनिया में जो करोड़ों जीव है, उस करोड़ों जीवों का ख्याल हमारी धरती माँ पिछले 450 करोड़ साल से कर रही है। 450 करोड़ साल से पृथ्वी की स्थापना हुई और पृथ्वी की शुरुआत हुई और 350 करोड़ साल से पहला जीव शुरुआत हुई। तो 350 करोड़ सालों से इस धरती के ऊपर करोड़ों जीव रहते हैं और इस जीवों का ख्याल रखने के लिए हमारी धरती में जो व्यवस्था का निर्माण किया है, उसी व्यवस्था को हम कहते हैं इकोसिस्टम, पर्यावरण। और इस पर्यावरण में उसने ऐसी व्यवस्था की है कि जो भी जरूरतें हमारी होती है, हर जीव की जो जरूरतें होती है, वो हमारी धरती माँ अखंड, अक्षय, सदैव हमें लाके देती है। बार बार रिसाइकल वे में वो हमारे लिए प्रस्तुत करती है। तो क्या जरूरत होती है जो, तो एक तो होती है ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो खाने से। अब इस खाने में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड यानी फैट है और इस सबका अपना अपना रोल है, सबकी अपनी अपनी जरूरत है। हमारे भी बदन में हम कहते हैं कि तेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन तेल की भी बहुत जरूरत है। ये फैट, लिपिड जिसे कहते हैं। अभी हमारे बदन में ये जो आंखों से लेकर जो भी अलग अलग तरह के सिक्रेशंस है, उसमें कंपल्सरी लगता है तेल। हमारी बॉडी बनती है प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे समझिए कि कैश है। जब भी हमको लगा तो अपने पैसे खर्च किए, वैसे ही जब भी हमको जरूरत पड़ी वैसे कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया। तो ये सभी चीजें ये इस इकोसिस्टम के अंदर, पर्यावरण के अंदर माँ सभी जीवों को उपलब्ध करके देती है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, तो जीवन, इस शरीर को बनाने के लिए कुछ जीवन सत्व लगते हैं, कुछ मूल द्रव्य लगते हैं, वो भी ये धरती माँ बार बार हमें उपलब्ध करके देती है। हर चीज की अपनी एक साइकिल है कि जो बार बार अखंड और सदैव हमारे लिए तैयार होती है। सिर्फ जीने के इस सजीव की बात नहीं, लेकिन इन सजीवों को रहने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो फिजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो भी धरती माँ तैयार करके देती है।
समुद्र के जीव है या फ्रेश वाटर के जीव है, पहाड़ों पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, हवा में रहते हैं, हर चीज के लिए इस माँ ने व्यवस्था करके रखी। और वैसी ही व्यवस्था अभी करोड़ों जीवों में से एक जीव है मनुष्य। 40 से 60 लाख साल पहले इस मनुष्य के जो वंशज थे, पूर्वज थे, वो पूर्वज बाकी के जानवरों जैसे ही थे, तो उनकी जरूरत वैसी थी जैसे बाकी के जीवों की, जानवरों की थी। 2 लाख साल पहले उस मनुष्य की उत्क्रांति हुई। हम उस फॉर्म में आए जैसे आज हम लोग। तो 2 लाख साल पहले फिर हमें उन ब्रेन की साइज हमारी बढ़ गई, बुद्धिमान हो गए ये प्राणी। और फिर उससे लेके तब तक जो भी मनुष्य की जरूरत है, यानी 40,000 साल पहले मनुष्य ने पहली बार बस्ती की, और वो बस्ती का कारण था एग्रीकल्चर। उसने एग्रीकल्चर की खोज की, और वैसे वैसे फिर गांव बना, शहर बना, ऐसा सब कुछ हो। तो ये पूरा जो हमारी भी उत्क्रांति है, इस मनुष्य को भी पिछले 2 लाख साल से जो भी जरूरत है, वो भी माँ ने हमेशा साइक्लिकल वे में, सस्टेनेबल वे में हमें करके दी। यहां तक कि पिछले 12,000 से 15,000 साल पहले हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ, हमारे अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या? तो अलग अलग देशों का निर्माण हुआ। चाइनीज की संस्कृति, सिंधु संस्कृति, यूरोप की संस्कृति, ऐसे अलग अलग संस्कृतियों का, देशों का जन्म हुआ। अभी ये 15,000 सालों से भी अगर आप देखोगे, तो मनुष्य ने अपने दिमाग से जो भी और अलग अलग जरूरतों का निर्माण किया, जरूरतों, तो उसकी हर जरूरतों का पूरा किया है धरती माँ। हमें वस्त्र चाहिए था, आभूषण चाहिए था, बड़े बड़े महल, बिल्डिंग चाहिए थे, वो सभी किए हमने। इस सभी की व्यवस्था हमारी इस प्रकृति में है। और अगर हम एनर्जी की बात करें, जिसके ऊपर हम सब काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एनर्जी की जो जरूरत थी मनुष्य की, वो बाकी के जानवरों जैसी थी। दौड़ने के लिए, बाकी कम काम करने के लिए उसे एनर्जी लगती थी, वो फूड से मिलती। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे उसका दिमाग चलता रहा, तो पहले उसने खोज की इस फायर की, आग की। अब इस आग से तो सबसे पहले उसने क्या किया, आग की जरूरत थी उसको रोशनी के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा थी खाना पकाने के लिए। यानी पूरे इस दुनिया में मनुष्य एकमेव ऐसा प्राणी था कि जो खाना पका के खाने लगा। और यही चीज मनुष्य को बाकी सभी जीवों से अलग करती है। बाकी सभी जीव अगर आप देखोगे तो वो वैसे ही खाते हैं अपने खाने को, और मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो खाना पका के खाता है। तो ऐसी हमारी ऊर्जा की जरूरत शुरू हुई। बाद में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत शुरू हुई। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, तो क्वांटिटी में तैयार करें, तो हमें कोई जरूरत नहीं जल विद्युत प्रकल्प करने। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी पूरी दुनिया के लिए जितनी भी बिजली बनती है ना, 10% आज की तारीख में बन रहे न्यूक्लियर एनर्जी से। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी उसमें शक्ति इतनी है, हमें पता है। हमें पता है कैसे 1 सेकंड से इतनी सब बर्बादी अगर होती है, तो कितनी पावर, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा है उस न्यूक्लियर में। लेकिन दोस्तों, उसकी दूसरी साइड भी है ना। इसी न्यूक्लियर एनर्जी का अगर कुछ गलत इस्तेमाल हुआ, या जहां आप ये काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को भी, पावर प्लांट को भी अगर कुछ गलत, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ एक्सीडेंट होता है, तो पूरा आजू बाजू का पर्यावरण, कितने सारे लोग, वो देश पूरा तब बर्बाद होता है। और बार बार देख रहे हैं हम लोग, नहीं हम लोग रिस्क ले सकते आज की तारीख में तो। लेकिन न्यूक्लियर पावर को जी इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दो देशों के बीच में अगर कुछ झगड़ा हो, दो देशों के बीच में तनाव अगर तैयार हो, तो दो देश एक दूसरे को धमकी देते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका मतलब सोचते नहीं कोई। जो भी न्यूक्लियर पावर पे बिजली बना रहा है, वो उसके साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है, और ऐसे धमकी देते हैं एक दूसरे को जैसे वो पूरी ऐसे आजू बाजू 1000 पृथ्वियां घूम रही है, और कोई चिंता नहीं हमें इस पृथ्वी। तो हमें कंपलसरी इसको बंद करना चाहिए, और इसका भी सोल्यूशन एमकोल के ऊपर है। तो 100% जो पावर जनरेशन है, जो बिजली चाहिए दुनिया के स्तर पर भी, भारत के स्तर पर भी, 100% बिजली हम अपने इस एमकोल से बना सकते हैं। दूसरा है कुकिंग फ्यूल। अभी कुकिंग फ्यूल हमारे देश में 43% हाउस होल्ड, 43% परिवार ऐसे है कि जो बिजली के लिए बायोमास का उपयोग करते हैं। इसलिए बायोमास का उपयोग इतना ज्यादा है। इसलिए पूरी ऊर्जा में 21% क्यों है? क्योंकि उनके पास नहीं है बिजली के ये कुकिंग के लिए। कुकिंग के लिए जो ईंधन चाहिए वो नहीं है स्वच्छ, और बाकी का ऑफकोर्स है एलपीजी।
लेकिन इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारी इस एमकोल के साथ। ये स्टोव जो आप देख रहे हैं, ये स्टोव एमकोल पे चलने वाले स्टोव है। वो वैसे ही स्वच्छ, जैसे ही आज आप एलपीजी का इस्तेमाल करते हो और जिस तरह से आपको ऊर्जा मिलती है वैसे ही ऊर्जा देंगे वो, बहुत ही सुरक्षित जैसी। और अगर आप ये भी देखोगे फ्यूल ईंधन, वो भी कितना सिंपल और कितना सुरक्षित है। यानी आप अपने गेहूं चावल जैसे आप उसको रसोई में रख सकते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ घरेलू नहीं, तो बड़े बड़े जो कमर्शियल लेवल्स है, यानी बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट है, होटल्स है, जहां बड़े स्केल पे आपको खाना पकाना होता है, वहां भी बड़े स्टोव हम तैयार कर सकते हैं जो एमकोल के ऊपर। दोस्तों 13-14 साल पहले भारत पेट्रोलियम ने, ये जो परिस्थिति आज इतनी है 43%, तो 13-14 साल पहले और ज्यादा थी। तो सॉरी, भारत पेट्रोलियम नहीं, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने 14 साल पहले इसी एक सीएसआर एक्टिविटी करके लाखों लोगों को ऊर्जा करके एक स्टोव दिया। कौन सा स्टोव? जो बायोकोल पे चलेगा, जो बायोमास पिलेट पे चलेगा। लाखों 2009-2010 की बात है, तब उन्होंने ये सब चूल्हा दिए थे और कहा था कि आप बायोमास का उपयोग मत करो, इसका उपयोग करो, क्योंकि हमें पता है कि इस बायोमास का उपयोग करने के बाद इस धुएं की वजह से आज हमारी महिलाएं, माताएं, उनके बच्चे कितने अफेक्ट होते हैं, कितनी उनकी बीमारियां फैलती है। तो इसके लिए उन्होंने दिया और ये तब से प्रचलित है, सबको पता है कि ऐसे स्टोव होते हैं जो स्वच्छ ईंधन हमें प्रदान कर सकते हैं, जिसे आराम से अच्छी कुकिंग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन पूरे देश में प्रॉब्लम किसकी है? ईंधन की। ये जो एमकोल हम बना रहे हैं, बायोकोल, ये सबका सोल्यूशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबको हमने चूल्हे तो दे दिए, लेकिन ईंधन कहां से आएगा? और एमसीएल सबसे, अभी एमसीएल जब ये एमकोल का निर्माण करेंगे तो सभी चाबियां हमारे हाथ में रहने वाली है। उसे इंडस्ट्रियल फ्यूल भी जो है, इंडस्ट्रियल फ्यूल को भी बहुत आसान है कि आप अपना एफओ फर्नेस ऑयल छोड़ो, एलडीओ छोड़ो, डीजल छोड़ो और एमकोल पे ऊपर शिफ्ट हो जाओ। कोई बड़ी, ये सभी दुनिया जानती है कि ऐसा आराम से हो सकता है। ये भी हम कर सकते हैं हमारे एमकोल के साथ। और हर कोई जो इंडस्ट्री में यूज होने वाला आज का फ्यूल है, इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है, अब ये फर्नेस ऑयल बहुत मैक्सिमम स्केल में उसका उपयोग होता है क्योंकि वो उससे सस्ता है डीजल से वगैरह, लेकिन बहुत ज्यादा वो गंदगी, बहुत ज्यादा पोल्यूशन वो करता है। 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एमकोल के ऊपर। इतना ही नहीं, डीजल जनरेटर्स, अभी कई सारे ऐसे प्लेसेस है कि जहां कंटिन्यूअस उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगता है और वो नहीं होता। अभी हॉस्पिटल है जहां आईसीयू होता है, वहां लगता है। कई ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है कि जहां कंटिन्यूअस उनको सप्लाई लगता है और हो सकता है कि वो सप्लाई उनको मिलता नहीं हुआ, तो उनके यहाँ बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, बड़े छोटे जनरेटर्स हर जगह होते हैं, डीजल के ऊपर जिसका इस्तेमाल करते हैं और फिर वो बिजली तैयार करते हैं। दोस्तों ये सभी जनरेटर्स हम एमकोल के ऊपर तैयार कर सकते हैं। ये जो जनरेटर्स आप अभी पिक्चर में देख रहे हो, ये सभी एमकोल के जनरेटर्स हैं। एमकोल के ऊपर काम करने, एमकोल से हम लोग बिजली तैयार करने वाले जनरेटर्स। इसका क्या कारण है कि ये बहुत आसान है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर हमें कुकिंग सिस्टम सब लाना है एमकोल के ऊपर, ये आसान है। कई सारे वेंडर्स आपको मिलेंगे ये सब काम करने के। इंडस्ट्री का जो भी ईंधन आज इस्तेमाल हो रहा है, उसको अगर एमकोल के ऊपर शिफ्ट होना, ये भी आसान है। बहुत सारे वेंडर्स आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी ये आपको देंगे। डीजल जनरेटर्स का वो सब आसान है। इसका कारण ये है कि पूरी दुनिया ने बहुत ज्यादा साल, अनेक दशक सिर्फ और सिर्फ कोयले के ऊपर काम किया है। जब से औद्योगिक क्रांति हुई तब से लेके इतने सारे दिन जो है, इतने सारे जो साल है, दुनिया ने सिर्फ कोयले के ऊपर काम किया है। इंडस्ट्रियल फ्यूल में कोयला था, रेल को चलाने वाला कोयला था, कुकिंग के लिए कोयला था, हर चीज, बिजली तैयार करने के लिए कोयला था, हर चीज के लिए कोयले का इस्तेमाल किया। ये जो जिस इक्विपमेंट मशीनरी की हम लोग बात कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, वो बहुत साल से इस्तेमाल की गई है। ये क्रूड ऑयल की एंट्री तो बाद में हुई बहुत, जब इंटरनल कंबशन इंजन आया तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होने लगा। और बाद में अभी हो रहा है कि उससे बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्रूड ऑयल का इस्तेमाल इसलिए होने लगा कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन,
पेट्रोल डीजल इससे ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हुआ, इंटरनल कंबशन इंजन है, जेट फ्यूल उसके लिए। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो इस क्रूड ऑयल से इतने सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जितने भी रिफाइनरीज आप देखते हो ना, मैक्सिमम रिफाइनरीज आज की तारीख में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, क्योंकि आज हमारी पूरी दुनिया बन चुकी है ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। सुबह जिस ब्रश के साथ आप ब्रश करते हो, पेस्ट का जो केमिकल है, उससे लेके रात को जिस बेड पे आप सोते हो, जो कंबल आप लेते हो, ये सब कुछ बना है आज की तारीख में पेट्रोकेमिकल से। इतने प्रोडक्ट्स आज बनते हैं। तो ऐसी क्रूड ऑयल की शुरुआत हुई। इस तरह से पेट्रोलियम चीजों का अभी हमारा उपयोग बढ़ रहा है। तो बात यह है कि अगर जब ईंधन और ऊर्जा की बात आती है, तब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोल अभी तक प्ले किया किसने? कोयले ने। और इसलिए सभी जो एप्लीकेशन है, इसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग हमारे एमकोल के साथ। और जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो हम ये बायोमीथेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बायोफ्यूल स्टेट के जो प्रोजेक्ट है, इससे हम ये मीथेन बनाएंगे जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बायोमीथेन एक ऐसी चीज है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बाकी सभी इस पेट्रोल डीजल से बहुत ज्यादा है। बायोमीथेन ऐसी चीज है कि जो अभी गैस में आपको पता है कि हम लोग उसका सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुकिंग के लिए बाकी सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर उसको लिक्विफाई करें, ये बायोमीथेन को अगर हम लिक्विड में, द्रव रूप में उसको कन्वर्ट करें, तो 600 किलो बायोमीथेन स्टोर करने के लिए कितनी जगह लगेगी, कितना बड़ा सिलेंडर लगेगा, जो भी कुछ है 600 किलो। लेकिन उसको जब आप लिक्विफाई करोगे तो उसका 1 किलो बनता है। 600 किलो बायोमीथेन जब लिक्विफाई करते हैं, उसको द्रव रूप करते हैं, तो 1 किलो बनता है। आने वाले दिनों में जेट फ्यूल, ये जहाज, पानी के जहाज, बड़ी बड़ी जो बसेस जो पूरे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती, ये सभी हमारे इस लिक्विड मीथेन पे चलेंगे, एलएनजी पे चलेंगे। ये सब प्रोजेक्ट्स हम लोग लेके आए। तो दोस्तों अभी तो क्या है कि अभी आपने शायद आपको लगा होगा कि ये तो हम जानते हैं, या हमने अभी तक पढ़ा है, समझा है कि एमकोल इतने सब काम कर सकता है। लेकिन हम क्या करें आज की तारीख में, हमें किसके ऊपर फोकस करना है? तो आज इस वेबिनार का जो उद्देश्य वही है कि ये समझना कि हम एमकोल के साथ हमारे तहसील को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस एमकोल के साथ तहसील में क्या करना है? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस एमकोल का जो उपयोग है, एप्लीकेशन है, उसको जो देखने का नजरिया है, वो हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अभी तक हम एमकोल को देख के ऐसा देख रहे थे उसको कि एमकोल से के साथ हमें कोयले को रिप्लेस करना है। तो हम गए, लोगों से मिले, एलओआई भी लाए, सब कुछ किया। लेकिन ये हुआ एक सेक्टर। दूसरा सेक्टर, दूसरा नजरिया हमारा ये है कि कैसे इस एमकोल के साथ हम बाकी के सभी जो फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन जो आज का जिसका इस्तेमाल हो रहा है हमारे तहसील में, उसको कैसे हम लोग रिप्लेस करें। हमें अपने तहसील को इस ईंधनों में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। आज हमें अपने तहसील में एमकोल की इकोनॉमी की शुरुआत करनी है। जो भी आपकी जरूरत है ईंधन और ऊर्जा की, उसको पूरा करना है एमकोल के साथ। और इसकी शुरुआत में क्या करेंगे? पहली कैटेगरी क्या है? तो चलो कुकिंग। तो खाना पकाने के लिए जहां भी घरेलू हो, होटल हो, इंडस्ट्री, तो बार बार मैं ये ऊर्जा को आपको दे रहा हूं, सामने दिखा रहा हूं। उसका कारण है कि आप समझे कि एस्टेब्लिश है सब कुछ। ये जो बाजू वाला चूल्हा आपको दिख रहा है, ये होटल वाला चूल्हा है। ये बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट है, उसका वाला चूल्हा है। जहां जहां आज हमारे तहसील में, जहां जहां, एक तो सबसे पहले तो जिसके पास चूल्हा ही नहीं है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। लेकिन जो अगर एलपीजी इस्तेमाल कर रहा है, नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी रिप्लेस करना है हमारे एमकोल के साथ। इसका कारण क्या है? आज एलपीजी की कॉस्ट देखिए आप। जब आप ये हम सब मिलके ये काम करोगे, हम बहुत एक फायदा हमारे ग्राहकों को करके देने वाले हैं। आज एलपीजी का सिलेंडर 1100 रुपए है। घरेलू जो गैस है वो 72 से लेके 75 रुपए प्रति किलो है। वही अगर आपका कमर्शियल कुछ है, अगर आप दुकान चलाते हो, आपका होटल कुछ है, तो वही सिलेंडर, वही गैस आपकी 105 से लेके 110 रुपए किलो है। तो ऐसे ईंधन को अगर आप एमकोल के साथ रिप्लेस करेंगे,
अब सोचिए कितना पैसा उनको बचे। अगर 1 किलो एलपीजी के लिए आप 1.5 किलो अगर एमकुल भी इस्तेमाल करते तो कितना कॉस्ट बचेगा। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे जो व्यावसायिक है, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, रोजी रोटी उनके ऊपर है, जो गाड़ी लगाते हैं, जो छोटे छोटे होटल जिनके पास है, आप ये अगर बदलाव करोगे, एक सिंपल चीज उनको करके दोगे तो आपको शायद अंदाजा नहीं कितना पैसा उनका बचेगा, कितनी प्रॉफिट में उसकी उपलब्धि होगी। और क्यों देना उनको पैसा। देखो आज अगर एलपीजी जो हम इस्तेमाल करते हैं, किसको जा रहा है वो पैसा जा रहा है किसी बाहर वाले को। उनसे हम लोग एलपीजी लाके रिफाइनिंग करके हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों बाहर लोगों को पैसा दे। हम अपने लोगों को ये एमकुल बेचे और वो सब पैसा हमारे किसानों को देना। और बहुत सिंपल है, यानी आज एलपीजी का एक सिलेंडर आप यहाँ से वहां नहीं लेके जा सकते, बहुत रेस्ट्रिक्शन है उस पर। ये तो गेहूं चावल जैसा है एमकुल, जहां भी आपको चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम सुरक्षित। इसका धमाका नहीं होता है एलपीजी जैसा, तो बिल्कुल ये ज्वलनशील नहीं। दोस्तों ये हुई कुकिंग की बात, लेकिन दूसरी जो बात है वो है हमारे तहसील में जितने भी छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्रीज है, यूनिट्स है, बेकरी का यूनिट है, कोऑपरेटिव में बनाए हुआ कुछ तो बिजनेस धंधा कुछ हमारे लोग कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। तो ये जो जो व्यावसायिक चीज हम लोग कर रहे हैं वह ईंधन की जरूरत होती है और अलग अलग ईंधन का उपयोग होता है। बहुत जगह पे तो फर्नेस ऑयल, एलडीओ इसका इस्तेमाल हो रहा है। कई कई जगह पे कोयला लोग जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत महंगा होता है एलडीओ वगैरह, तो कोयला भी 25-30 रुपए से आज खरीद रहे हो, तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसा पैसे और बहुत सारे पैसे लगते हैं इस ईंधन और ऊर्जा के ऊपर। तो इन सभी को तरफ अगर आप देखोगे तो इन सभी तरह के ईंधनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे एमकुल के साथ। सोचिए कितना फायदा हमारे किसान, हमारे लोगों का आप करेंगे। ये सभी जो व्यावसायिक है, जो हमारे तहसील में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आज उनको हम ये करके दे तो बहुत अच्छा मुनाफा उनके लिए भी हम लोग तैयार करके दे। फैक्ट्रीज है आपके यहाँ हमारे तहसीलों में, कि जहां तहसीलों में कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो अनइवन है, कम ज्यादा है, इसलिए हर फैक्ट्री ने ऐसी फैक्ट्री की जहां कंटिन्यूस उनको प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन्होंने बड़े बड़े डीजी सेट लगाए, डीजल के ऊपर चलते हैं डीजी सेट। और ये सभी डीजी सेट हम लोग एमकोल के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एमकोल गैसीफायर करके एक चीज होती है, ये एमकोल जब हम डालेंगे ना उसकी गैस बनेगी और गैस से वो जनरेटर चलेगा, बिजली तैयार होगी। और ये बहुत ही एस्टेब्लिश है। आप डालोगे तो 500 वेंडर्स आपको मिलेंगे भारत में जो एमकोल गैसीफायर आपको। तो ये एस्टेब्लिश्ड है कि हम इन सभी चीजों को एमकोल के ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एमकोल को इस्तेमाल करने का, ये भी कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होता है। अभी ये फॉसिल फ्यूल है, उसके अपने भी प्रॉब्लम्स है ना, बहुत ज्वलनशील है, बहुत ज्यादा धुआं, सब कुछ कितना। अभी हमें भी पता है कि ये जो इंडस्ट्रीज है इसमें कई सारे हादसे होते हैं, कई सारे इतने सारा पॉल्यूशन बाहर ही नहीं अंदर भी होता है। इन सभी चीजों को हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं एमकोल के साथ दोस्तों। और ये तो हुई बिजनेस की बात। हम एमकोल के साथ लोगों का फायदा भी बेहतर करेंगे, उनका प्रॉफिट बेहतर करके, ये हुई बिजनेस। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सामाजिक सोशल काम कर सकते हैं हम लोग एमकोल के साथ। आज पूरे भारत में मैक्सिमम जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, लेकिन फिर भी आदिवासी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है उसमें रहने वाले हमारे सैकड़ों सालों से रहने वाले, हजारों सालों से रहने वाले हमारे जो आदिवासी भाई बहन है, आज भी वहां उनके यहाँ बिजली नहीं है। वहां एक तो वन विभाग उनको बिजली का कनेक्शन लगाने नहीं देता, जिसका कारण यह है कि वो जो बड़े बड़े टावर्स लगते हैं, ट्रांसमिशन वायर्स लगती है, वो अलाउ नहीं करते। मुंबई के आजू बाजू जो है इलाके, वहां अभी तक बिजली नहीं, तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। तो सोचिए कितने सारे ऐसे प्लेसेस हैं। अभी आपके सामने एक एग्जांपल है कि ऐसा ही एक शहर है साउथ में, उसके बाजू में एक ऐसे पहाड़ी इलाका है जहां आदिवासी भाई बहन रहते हैं। वहां लगभग 8 गांव है, 300 से ज्यादा उनके परिवार वहां रहते हैं।
राज्य सरकार ने वहां एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया कि आप जाओ और उसको लगाओ, सब परमिशन भी दी। अब इस कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे लेके सरकार से, उसको वो पहाड़ी पे चलना था और उनको इलेक्ट्रिसिटी देनी थी। अभी इन लोगों ने बोला है कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी लाते तो हम पूरा आपको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, आपको जो चाहिए वो करेंगे। इन लोगों ने अपने सर के ऊपर वो पोल लेके 8 किलोमीटर, वो कॉन्ट्रैक्टर के पोल वस्तु सामान जो भी था ना, 8 किलोमीटर चल के गए ऊपर, बिना कोई पैसा वैसा लेके, ऐसे ही कि गांव के लिए बिजली ला रहे हैं यार। और वो करने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्टर बोला कि ठीक है, ये तो हुआ, अभी मुझे हर घर के पीछे 2500 रुपए चाहिए, 2500 चाहिए, तब मैं आपको कनेक्शन दूं। कहां से लाएंगे 2500 रुपए? और फिर इन्होंने ये ऐसा अनोखा आंदोलन किया घुटनों के ऊपर। ये परिस्थिति है। दूसरे पर ये गांव है जो रिलोकेट होना चाहता है। ये ऐसा गांव है कि जो चाहता है कि हमें यहां से आप निकालो, क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है, ना स्कूल है, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना कुछ है। तो ऐसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये जो इक्विपमेंट आपको देख रहे हैं, जो मशीन आपको देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट अभी 10 किलोवाट की बिजली बना रहा है। ये वो मशीन है जो एमकोल के ऊपर चलेगा, जो गांव में हम लोग लगा सकते हैं, और इस एक मशीन से 100 घरों में आज बिजली जा सकती है। तो एमकोल को लेकर सिर्फ बड़े बड़े पावर प्लांट उससे बिजली बनाएंगे ऐसा नहीं है। जितनी भी हमें बिजली चाहिए, जितनी भी छोटी जैसी भी चाहिए, उस तरह की बिजली आज हम लोग बना सकते हैं। और ये अलग अलग यूनिट्स है जो आप देख रहे हैं, ये अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग भारत में बने हुए यूनिट्स हैं, जो जिससे हम हर जगह बिजली का निर्माण कर सकते हैं हमारे एमकोल से। तो सोचिए कितना बदलाव पॉसिबल है, कितना बदलाव हम लोग ला सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, कई सारे ऐसी जगह है कि जहां बिजली की जरूरत है, बिजली के कनेक्शन है, लेकिन वो कितनी बिजली आती है हम सबको पता है। और ट्रांसमिशन लॉस, दोस्तों, ये लोकसभा से लोकसभा से मिला हुआ उत्तर है कि आज भी 20% से ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस है। जो भी बिजली का निर्माण होता है, जब तक वो जाती उपभोक्ता के पास, 20% बिजली का लॉस हो रहा है। इतने रिसोर्सेस, पैसे का लॉस हो रहा है, और इसीलिए वो बिजली महंगी हो रही है सभी लोगों के लिए। ये पूरा ट्रांसमिशन की जरूरत ही नहीं ना। जब डिसेंट्रलाइज वे में हम बिजली का निर्माण कर सकते हैं, वैसे तैयार किए हुए हमारे इस एमकोल के साथ, तो ट्रांसमिशन लॉस में कितना सारा पैसा हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा, पानी। ये बड़े बड़े जो पावर प्लांट है ना, ये इनको बहुत ज्यादा पानी लगता है। 500 मेगावाट का अगर एक प्रोजेक्ट है, तो उसको 65 MLD, यानी 5 लाख लोगों को जितना पानी लगता है ना, उतना पानी लगता है एक प्रोजेक्ट को। 500 मेगावाट का पावर प्लांट जो कोयले के ऊपर चलता है। हमारे देश में ऐसे लगभग 400 यानी 2 लाख मेगावाट इतनी बिजली निर्माण हो रही है कोयले से हमारे देश में। तो ऐसा समझे कि लगभग 20 करोड़ लोगों का पानी इस्तेमाल हो रहा है। और ये क्या करता है कि बड़े बड़े रिवर, पानी स्रोत जो होते हैं, उनसे पानी लेते हैं, वो पानी बहुत गर्म होता है, और फिर से वो गर्म पानी उसमें डाल देते हैं। अभी गर्म पानी अगर आप वहां डालोगे, तो वहां के मछली, बाकी वहां के जो जीव है, उनका क्या होगा मुझे बताइए। जिस टेम्परेचर में हम लोग सब रह रहे हैं, अगर ये टेम्परेचर अचानक से 60, 70, 80 हो गए, तो हम जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। वैसा हो रहा है। जब मैंने बोला कि फ्रेश वाटर में से 67% जीव लुप्त हो रहे हैं, तो उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। इतना सारा प्राणी लगता है, और इतनी सारा इको इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और एमकोल के ये जो गैसीफायर है, छोटे छोटे गैसीफायर अगर हम लोग तैयार करें, जितनी भी जरूरत है अगर उसको करें, तो उनको जो भी पानी लगता है, वो इंटरनल सर्कुलेशन, यानी पानी इस्तेमाल किया, फिर से उसको ठंडा किया, फिर से इस्तेमाल किया, वो अपने आप अपने यूज सिस्टम में लगा रहेगा। और एमकोल के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं होती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में लगता है, और इसके लिए इतने सारे हर साल उसमें निवेश हो रहे हैं। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्विस होने वाली है हमारे इस काम की वजह से, वो होने वाली है इस पर्यावरण। ये करोड़ों बेजुबान जो जीव है, ये जानवर है, ये इनकी सेवा होने वाली, कौन रहेगा उनके सामने, उनके लिए खड़ा? मुझे बताइए। जब तक आप देखोगे नहीं उनकी क्या परिस्थिति है, आपको नहीं समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पर्यावरण जो है, उसका संतुलन रखना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये पैसे वैसे सब सेकेंडरी, बहुत ज्यादा सेकेंडरी। जब हम इस धरती का ख्याल रखेंगे,
एक बहुत ही जबरदस्त आनंद, संतोष और एक अच्छा काम जिंदगी में आके हम लोग करें। और इस एमकोल इकोनॉमी का इम्पैक्ट क्या होगा? तो दोस्तों आपको शायद पता नहीं कि जब हम इस एमकोल को लेके, हमारे इस ईंधन को लेके लोगों की व्यवस्था बदलेंगे, यानी जो भी लोग आज जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहा है, एनर्जी का उपयोग कर रहा है, उसको अगर हम स्वच्छ ईंधन के ऊपर, एमकोल के ऊपर लेके जाएंगे, तो आपका जो रोल है, वो रोल सिर्फ एमकोल देने का नहीं है। आप सभी का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। आपको एंटायर वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार करना है, आपको पूरा बदलाव उसमें लाना है। आप सिर्फ एमकोल के सप्लायर नहीं है, आप हर चीज में आपको वो व्यवस्था ही बदलनी है। घरेलू अगर आपको वो सिलेंडर बदलने हैं तो आपको चूल्हा भी देना है। इंडस्ट्री में जाके अगर आप फर्नेस ऑयल, एलडीओ को अगर कोयले पे हमारे एमकोल के ऊपर लेके आ रहे हो, तो वो व्यवस्था बदलनी है। और हो सकता है कि उनके पास अभी पैसे नहीं हो सकता है कि जो लोग ये करना चाहे उनके पास पैसे नहीं, कि आप जो स्टोव दे रहे हो या बाकी सब सिस्टम लगा रहे हो उनके पास अभी पैसे नहीं, तो अगर उन्हें ईएमआई के ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं। और ये ईएमआई से उनको जितने भी पैसे देने हैं, कहीं से उनके पूरा पैसा 1 साल के अंदर ही लेके जाएगा। इतना फर्क है दोनों ईंधनों में। अगर आज कोई कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल कर रहा है और हमारा एमको लेके, कितना फर्क है, कितना पैसा बचेगा उसका। आज कोई एलडीओ का इस्तेमाल कर रहा है, फर्नेस ऑयल का कर रहा है और बात एमको पे आ जाएगा, तो कितना पैसा बचाएगा। तो ये सभी जो है हमारे घरेलू में काम करेंगे तो हम हमारे लोगों का भी फायदा करेंगे और उसको सिस्टमेटिकली वे में करेंगे। और आपका रोल ये सब व्यवस्था बदलने का भी है और फिर पूरी जिंदगी उसको वो फ्यूल सप्लाई करने का भी है। तो सिर्फ इसी काम से अगर आप देखोगे कितना रेवेन्यू पॉसिबल है, तो 1000 करोड़ तक आराम से, आप सोचिए पूरी व्यवस्था अगर हमें बदलनी है तो 1000 करोड़ तो बहुत कम है। इतना व्यापार, रेवेन्यू का निर्माण इस एक चीज से होता है। और दोस्तों एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है आज हमारे गांव में या आजू बाजू हर जगह, गांव में नहीं शहरों की भी ऐसी परिस्थिति, 2 तरह की बेरोजगारी। एक दिखती है जहां हमें पता है कि जो पर्सन है वो घर पे बैठा हुआ है, उसको काम धंधा नहीं है। और दूसरी है जो दिखती नहीं है, जिसको कहते हैं छुपी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी और छुपी बेरोजगारी। अभी छुपी बेरोजगारी यानी क्या? तो वहां पढ़े लिखे लोग, यानी ऐसे लोग कि जिन्होंने बहुत अच्छा शिक्षण लिया है, जो टेक्निकल है, सब कुछ है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? तो बहुत लो लेवल का काम कर रहे हैं। आज भारत ऐसा देश है कि मैक्सिमम इंजीनियर्स हमारे यहाँ तैयार होते हैं, मैक्सिमम टेक्निकल लोग हमारे यहाँ तैयार होते हैं। लेकिन वही अगर आप देखोगे कहाँ काम करते, तो एक सिंपल क्लर्क की अगर एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो ये सभी लोग वहां उनको अप्लाई करते हैं। ऐसी आज की परिस्थिति है। तो जब ये काम करेंगे हम, ये इस तरीके के काम है, ये सभी इंजीनियर, सभी टेक्निकल लोग, चाहे वो टेक्निकल एग्रीकल्चर में हो, यहाँ हो, कितने सारे एग्रीकल्चर के जो अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, जिसका संबंध ही नहीं कुछ एग्रीकल्चर से। तो सोचिए इन सभी लोगों का एक बहुत बेहतर एम्प्लॉयमेंट हम देंगे। और सबसे ज्यादा फायदा अगर किसका होगा, बड़ा किंग, सबसे राजा कोई होगा तो हमारा किसान। उसके हाथ में है ये एमकोल बनाना। दोस्तों ये इक्विपमेंट कोई भी बना लेगा, अमेरिका बनाएगा, चाइना बनाएगा, कोई भी बनाएगा। उधर ईंधन बनाना जरूरी है, ईंधन हमारा किसान बनाएगा। सबसे ज्यादा फायदा अगर किसका होगा तो किसानों का होगा। और ये प्याज और बाकी के जो हम लोग प्रोडक्ट्स हैं उसके जैसा नहीं है। अभी देखिए ना कॉटन की क्या परिस्थिति है। कॉटन को जितना चाहिए, कॉटन कपास, अभी उस कपास के लिए जितना रेट चाहिए उतना रेट नहीं मिल रहा है मार्केट। शुगर इंडस्ट्री में कभी कभी रेट बिल्कुल नहीं मिलता। अभी आज शुगर का जरा बेहतर अंतरराष्ट्रीय भाव चल रहा है, इसलिए शायद मिलेगा। तो जब भी सप्लाई कम होता है, मार्केट रेट अच्छा होता है, हमारे सभी किसान भाई फिर वो खेती करते हैं। जब तक वो खेती करते हैं और मार्केट में फिर सप्लाई बढ़ती है, उसका रेट कम होता है, इनके पैसे निकलते हैं। ऐसा नहीं होगा।